हो गया है। जी जी जी, चल, हाँ अभी हो गया। राजीव जी जी। जी आदरणीय शुरू आज करिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वी.आर. देसाई जी, नराकास खड़गपुर के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक मिश्र जी, हमारे कार्यक्रम के वरिष्ठ साथी श्री ओ.पी. अग्रवाल जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता श्री के.पी. तिवारी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और क्योंकि समय आज बहुत कम है तो मैं सीधे सीधे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष नराकास खड़गपुर प्रोफेसर अशोक मिश्र जी को उनके संबोधन और स्वागत वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर अशोक मिश्र जी। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खड़गपुर, हिंदी तकनीकी समूह, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और तकनीकी समाधान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वेब गोष्ठी, जिसका कि विषय है संसदीय राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली की तैयारी एवं प्रस्तुति, में आप सभी सहयोगियों सहभागियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में उपस्थित माननीय श्री ओ.पी. अग्रवाल जी, पूर्व महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्री मोहन बहुगुणा जी, श्री राजेंद्र वर्मा जी, श्री श्याम बाबू जी एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति खड़गपुर कार्यालयों के अध्यक्ष, अधिकारी एवं देश के अन्य संस्थानों से जुड़े हुए कार्मिक गणों का मैं इस वेब गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हर्ष का विषय है कि इस कठिन समय में अपनी सक्रियता बनाए रखने के लिए व अपनी कार्य कुशलता एवं दक्षता बढ़ाने हेतु हम यह आयोजन कर रहे हैं या अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वी.आर. देसाई, संकाय अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही स्वागत करता हूं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री के.पी. तिवारी जी का, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार करके हमें संसदीय राजभाषा निरीक्षण प्रश्नावली की तैयारी एवं प्रस्तुति विषय पर अपने अनुभवजन्य ज्ञान से लाभान्वित कराने का दायित्व लिया है। स्वागत है श्री तिवारी जी का। आशा है कि हमारा यह संयुक्त प्रयास, आज की सीख, आज का ज्ञान संसदीय समिति एवं मंत्रालय के निरीक्षणों के समय हमारी राजभाषा प्रगति को उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय बनाने में सहायक होगा। मैं कार्यक्रम की सफलता के प्रति आशान्वित हूं या कॉन्फिडेंट हूं एवं आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और इस आयोजन के सफल होने की शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्नेह और सहयोग इन कार्यक्रमों की आधारशिला है। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर वी.आर. देसाई सर से, जो कि स्वयं हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। AICTE की बहुत सी समितियों के आप माननीय सदस्य हैं, यानी कि देश भर में अभियांत्रिकी शिक्षा और सिविल अभियांत्रिकी के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर को आज अपने बीच पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं आज के प्रमुख अतिथि प्रोफेसर वी.आर. देसाई साहब से कि वे अपने आशीर्वचन से हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर देसाई जी। धन्यवाद डॉक्टर रावत महोदय और यहाँ उपस्थित सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ सहकर्मी इसमें, और विशेषतः तिवारी जी, के.पी. तिवारी जी और अन्य का मैं उनको मेरा नमस्कार। और ये जो है कार्यशाला, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इसका ये जो विषय पर है, जैसे हम सब जानते हैं, तो और ये जो है एक संसदीय समिति का निरीक्षण प्रश्नावली के विषय पर है।
और आईआईटी खड़गपुर में 2018 के वर्ष में ये संसदीय समिति का ये जो निरीक्षण हुआ था, तो उस विषय पर मैंने आपको एक्चुअली कुछ विषयों को अवगत कराना चाहता हूँ। जैसे एक संसदीय समिति का राजभाषा संबंधी कार्यालयों के जांच करने के लिए और परामर्श देने के लिए के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है ये संसदीय समिति। और इन्होंने इसके वरदी या रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है। तो हमारे संस्थान में 2018 में ये एक संसदीय समिति का निरीक्षण कार्यक्रम हुआ था और मैं उस समय राजभाषा विभाग का अध्यक्ष दायित्व ग्रहण किया था। तो उस समय बहुत जो सूक्ष्माति सूक्ष्म विषयों को निरीक्षण संबंधी सभी पक्षों को समीप से देखा है। तो मैं समझता हूं कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि और हम सभी कार्यालय अध्यक्षों को, कार्यालय पदाधिकारियों को, हिंदी अधिकारियों को इस निरीक्षण से जुड़े समस्त पदाधिकारी और इस निरीक्षण से जुड़े समस्त पदाधिकारियों को हर विषय के बारे में अति सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री केपी तिवारी जी को है, तो उस विषय में हम सब उनका अनुभवों से लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा के उप महाप्रबंधक पद तक पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और श्री तिवारी जी ने वहां उस उपलब्धि हासिल की है और निश्चित ही एक बड़े गर्व की जो बात है हमारे लिए और सौभाग्य भी है। तो हम आज उनके अनुभवों को सुनेंगे। तो मैं इस विषय में यह कह सकता हूं कि राजभाषा संसदीय समिति के निरीक्षण के समय ध्यान देना चाहिए कि निरीक्षण प्रश्नावली की अलग अलग जो कॉलम्स जो है उसमें सही संख्या या आंकड़ा भरने में हम अधिक जागरूक हो। अधिकतर होता है कि हम शायद बाकी समय में हमारे संस्थानों में, हमारे कार्यालयों में उतना सही अच्छा काम नहीं होता है हिंदी में, और इसलिए निरीक्षण प्रश्नावली के आते ही संसदीय समिति के निरीक्षण की खबर सुनते ही सबसे पहले हमारे संस्थानों में, हमारे कार्यालय में एक भय का वातावरण निर्माण होता है। संसदीय समिति के समक्ष जो भरी हुई प्रश्नावली जाती है उसमें अनेक थोड़ा दोष या खामियां होती है। तो उसमें उनके अधिकारी गण, सांसद गण या बहुत ही आसानी से पहचान पाते हैं और जहां कोई भी गलत आंकड़ा होता है, हो सकता है जो तो स्वाभाविक है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी आप अपने संसदीय समिति निरीक्षण प्रश्नावली में कोई भी गलत आंकड़ा, गलत संख्या न दे। जो भी सत्य है उसी को दे दीजिए। हमें निरीक्षण प्रश्नावली भरते समय बहुत ही जागरूक, सतर्कता के साथ उन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए जिन बिंदुओं का कोई भी जो संबंध या लिंकेज आगे भी किसी कॉलम में है। जैसे कि अगर आप यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ आज 100 कर्मचारी है और 100 में 80% लोगों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो अब 80% लोगों को कार्य साधक ज्ञान प्राप्त अगर है तो आपको कार्यालय में हिंदी के कार्य का प्रतिशत 80 होना ही चाहिए। जब संसदीय समिति का निरीक्षण होता है तब उस समय की हड़बड़ी से बचने के लिए
बाकी के दिनों में जब निरीक्षण नहीं हो रहा है, उसी दौरान हमें अपने कामों को हिंदी में पर्याप्त प्रतिशत में करते रहना चाहिए, जिससे संसदीय समिति की निरीक्षण के समय कोई भी हड़बड़ी ना हो। इसके कारण एक नया जो दोष या खामियां उसमें हो, तो इसलिए बढ़ा चढ़ाकर न दिखाना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आप श्री ओपी अग्रवाल जी ने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ निरीक्षण प्रश्नावली को भरने की विषयों को लिया है, और निश्चित ही वह आपको उस विषय पर जानकारी देंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि श्री ओपी अग्रवाल जी और श्री केपी तिवारी जी इस विषय में अधिक स्पष्टता से आपको अवगत कराएंगे। तो यही ये सब बिंदुओं को आपके सामने रखते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं, और हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आने के इस समय में आप थोड़ा कठिन समय है एक लॉकडाउन की वजह से, तो इसमें भी आप हम सब विशेषतः आप जो हिंदी राजभाषा विषय में काम करते हैं, तो इसमें सफल हो जाएंगे, ये आशा है। उसके साथ मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन और आपका स्नेह हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरक है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस निरीक्षण के उस तनावपूर्ण दिनों में भी आपने अपना धीरज नहीं खोया था। आपने बहुत शांति के साथ, बहुत ही सरलता के साथ संसदीय समिति और विभाग और संस्थान के सभी लोगों के बीच अच्छा सामंजस्य बनाए रखा था। संसदीय समिति के पदाधिकारियों से भी आपने समय समय पर बहुत शांति से और सही बात की थी, सौहार्दपूर्ण, जिसकी वजह से निदेशक और सभी लोगों के साथ वो निरीक्षण ठीक ठाक ही संपन्न हुआ था। यद्यपि आईआईटी की वजह से हमारा कार्य प्रतिशत का आंकड़ा उतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन निश्चित ही आपका यह अनुभव हमारे बहुत काम आया। और मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत व्यस्त समय से भी समय निकाल के हमें दिया है, क्योंकि 7 बजे से आपका दूसरी एक बैठक है। तो मैं समय से पूर्व हम सभी की ओर से, अपनी नराकाश खड़गपुर की ओर से और हमारी आज की सभी सहयोगी संस्थाओं की ओर से आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो आपकी व्यस्तताएं बहुत है, क्योंकि परसों योग दिवस भी है और आप तो गीता के अनेक श्लोकों के प्रकांड व्याख्याता हैं, तो आपको कई कई मंचों पर बोलना है। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सबको, और मुझे आज्ञा दीजिए। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मैं आप सभी से निवेदन कर दूं कि आज हम सही 7:05 से हमारा कार्यक्रम शुरू करेंगे मुख्य वक्ता का, और 40-45 मिनट मुख्य वक्ता अपनी प्रस्तुति देंगे, और अन्य सभी जो भी कोई प्रश्न पूछना चाहे वो चैट बॉक्स में लिखें। हम उन प्रश्नों को आगे 20-25 मिनट में उन्हें समापन करेंगे, और हर हालत में हम 8:15 या 8:20 पर अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तो आप सभी लोग अपना प्रश्न, जिसको भी मौका मिले, सूक्ष्म रखें। होता क्या है कि उत्तर छोटा सा होता है, प्रश्न इतना बड़ा होता है, तो उस को हमें छोड़ना है। हम 7:15 तक अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, जो आपकी शंका हो, वो आप अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए। तो मैं अपने प्रोफेसर देसाई सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे आज के मुख्य वक्ता हैं श्री केपी तिवारी जी। जैसा कि हमारे देसाई सर ने बताया कि वे राजभाषा विभाग में उप महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक से। साथ ही हमारे साथ एक और वरिष्ठ साथी हैं श्री ओपी अग्रवाल जी, हमारे मार्गदर्शक ही दोनों हैं। आप उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से न जोड़ें कि वो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, वो हमारे
सक्रिय मार्गदर्शक हैं और हम उनसे दिन प्रतिदिन फल प्रतिफल उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री केपी तिवारी जी को और श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी को कि वे आज की इस कार्यशाला का अपनी प्रस्तुति करें। आदरणीय श्री केपी तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। तिवारी सर शुरू करिए। आवाज, हेलो। हाँ आ रही है तिवारी सर, आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और प्रोफेसर देसाई जी ने जो आधारशिला इस बैठक की रखी है, इस कार्यशाला की रखी है, उनके जो कुछ अनुभव रहे संसदीय समिति की बातों को लेकर, उन्हीं बातों को आगे रखते हुए हम सब आगे अपनी चर्चा बढ़ाते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, इस समूह में जो लोग हैं लगभग सभी ने संसदीय राजभाषा समिति का सामना अवश्य किया होगा। उनके कार्यकाल में एक आध बार अवश्य आई होगी यह संसदीय राजभाषा समिति। जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको शायद उतना ये भी लगे कि भाई अब तो संसदीय राजभाषा समिति का हमें सामना करना नहीं है, उसके आगे कोई हमें अपने आंकड़े प्रस्तुत करने नहीं हैं। पर उनके भी अनुभव हम लोगों के बहुत काम के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा ही अनुभव सबके काम आएगा। आप सबका एक जो सम्मिलित अनुभव है वह कहीं ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। जो जैसे आजकल हर्ड इम्यूनिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा कामगार हो रही है, वैसे ही ये जो अपना एक सामूहिक अनुभव है वह भी उतना ही ज़्यादा कामगार होता है हमारे दैनिक कार्यों में, हमारे कार्यालय के अन्य कार्यों में। तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा अपनी स्क्रीन शेयर करने की। जी सर, शुरू करो। मैं एक बार निवेदन कर दूं सभी सहभागियों से कि वे अपना माइक और बंद रखें, कोई भी प्रस्तुति न करें, क्योंकि अगर आपकी प्रस्तुति बीच में आ जाएगी तो फिर हमारी मुख्य वक्ता की प्रस्तुति बीच में छूट जाएगी। नंबर 3, आप अपने प्रश्नों को चैट बॉक्स में लिखें और हम तिवारी सर से निवेदन करेंगे कि 7:10 पर आप शुरू कर रहे हैं, आप तो 7:45 7:50 तक अपनी प्रस्तुति समापन कर दें। यदि कुछ छूट भी जाता है तो जी, हम जी। कभी दोबारा कार्यक्रम कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बीच में प्रश्न जरूर लेना चाहिए। तो साथियों, स्क्रीन विजिबल होगी मेरे ख्याल से सभी को। जी सर, बहुत अच्छी। संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण प्रश्नावली की तैयारी एवं प्रस्तुति। ये प्रस्तुति हम अपनी करते हैं इस प्रकार से। ये आप सभी जानते ही होंगे कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, धारा 3(3) लागू होने के 10 वर्ष बाद हुआ। ये इसके साथ एक रोचक स्थिति जुड़ी हुई है। और समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, और इनका चयन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उसके आधार पर किया जाता है। ये संसद की अपनी प्रक्रिया है, इसे हमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। संसदीय राजभाषा समिति के कार्य जो आप सभी जानते ही होंगे कि हिंदी के प्रयोग से के बारे में हुई प्रगति की समीक्षा और सिफारिशें राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। इसके कार्यों में ये भी है कि अन्य सभी जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, उनसे संबद्ध जो अधीनस्थ कार्यालय हैं, उपक्रम हैं, वहाँ भी हिंदी के प्रयोग का निरीक्षण। ये मृत्युंजय कुमार जी अपना प्रेजेंटेशन बंद करें। प्रश्नावली के माध्यम से महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी, विश्लेषण, प्रयोग, ये सब समिति के कार्यों में होते हैं और समिति उनको पूरा भी करती है। जैसा कि प्रोफेसर देसाई जी ने बताया था, दोष या कमियों को वो तुरंत पकड़ लेते हैं
मुझे लगता है तिवारी सर आपको थोड़ा सा एक बार व्यवधान दे रहा हूँ। बीच में किसी सज्जन ने जब प्रेजेंटेशन शुरू कर दिया अपना, तो आपका प्रेजेंटेशन अब स्क्रीन से हट गया है। क्या जी। बाकी लोग भी यही देख रहे हैं? नहीं, हमें तो दिख रहा है सर। अच्छा, नहीं ठीक नहीं, है, पिन करना पड़ रहा है। मैं पिन करता हूँ। प्रेजेंटेशन हाँ, वही मैं दिखाई कह दे रहा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन नहीं, नहीं फिर दिख से रहा है। करें। नहीं दिखाई नहीं प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा, बीच में तीसरी चौथी स्लाइड के बाद में दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, दिखाई चलिए नहीं दे सभी रहा। लोग दिख रहा है, दिख रहा है। पिन कर दीजिए, पिन कर दीजिए तो आपको दिखाई देने लगेगा। तिवारी सर वापस शेयर करिए। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। मृत्युंजय कुमार का आ रहा बीच में। आप सभी से निवेदन है कि बीच में कोई भी प्रेजेंटेशन न करें। अभी आ गया होगा। हाँ सर, अभी आप जारी रहिए। आ गया। तो प्रश्नावली के माध्यम से महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न स्रोतों से जानकारी, उनका विश्लेषण और प्रयोग, संसदीय राजभाषा समिति की कार्यों में ये अन्य कार्य भी हैं जिनको हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये मौखिक साक्ष्य भी हासिल करते हैं। ये संसदीय राजभाषा समिति ही, और इस समिति की 3 उप समितियां हैं और 3 उप समितियां 4 मार्च 1976 को बैठक हुई थी, जिसमें इस तीन उप समितियों का गठन हुआ था। पहली उप समिति रक्षा, विदेश, शिक्षा, गृह विधि, न्याय और कंपनी मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग। दूसरी उप समिति रेल, संचार, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय। ये इसके अलावा और कहीं नहीं जाती। रेल मंत्रालय से जो जुड़ी हुई दूसरी उप समिति है रेल, और रेल के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंडल हैं रेलवे के, उन तक जाती है। तीसरी उप समिति जो है वित्त, पेट्रोलियम तथा रसायन और इनसे संबंधित जितने भी कार्यालय, इनके अंडरटेकिंग्स या इनके जो नियंत्रण में आने वाले कार्यालय और विभाग हैं, उन सब पर ये तीसरी उप समिति अपना निरीक्षण प्रश्नावली भेजती है और निरीक्षण इनका करती है। ये आप देख रहे होंगे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3). इसको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं कि राजभाषा धारा 3(3) के बारे में हम जो जानकारी भारत सरकार को भेजते हैं, गृह मंत्रालय को, उसमें केवल 3 कॉलम ही होते हैं। द्विभाषी, केवल अंग्रेजी और कुल। लेकिन संसदीय समिति धारा 3(3) के तहत जारी किए गए सभी प्रकार के संप्रेषणों को अलग से मांगती है। संकल्प कितने, संविधाएं कितनी, साधारण आदेश कितने, आदि आदि। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसी के आंकड़े आपको नहीं मिल पाते हैं और तब जो दौड़ भाग होनी शुरू होती है, आप सभी कुछ लोगों ने अनुभव भी की होगी। इसमें कार्यालय की ओर से अपने लिखे गए पत्रों की 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर को समाप्त जो तिमाहियां होती हैं, उन तिमाहियों में आपके कार्यालय का जो पत्राचार होता है उसकी पूरी जानकारी ली जाती है और ईमेल तथा सीपी ग्राम आदि के माध्यम से भी किए गए पत्राचार को इसमें अब मांगने लगे हैं। तो सीपी ग्राम से आप लोग शायद परिचित ही होंगे। 1 वर्ष की अवधि की निरीक्षण प्रश्नावली में देनी होती है। 1 वर्ष की अवधि के दौरान आपके कार्यालय में पत्राचार तथा हिंदी शिक्षण, बाकी हिंदी के प्रयोग, प्रसार से संबंधित सभी प्रकार के जो कार्यान्वयन संबंधी कार्य हैं, उन सब की जानकारी इस निरीक्षण प्रश्नावली में मांगी जाती है। और यह पिछले एक वर्ष अर्थात जिस महीने संसदीय राजभाषा समिति का दौरा कार्यक्रम आपको मिला है, उनके निरीक्षण की सूचना आपको मिली है, उससे ठीक पहले की जो समाप्त तिमाही है उसको पूरा होने वाले 1 वर्ष। और यदि तिमाही
खत्म हुए, अभी 10-5 दिन ही हुए हैं, 15-20 दिन हुए हैं, तो वो तिमाही छोड़ के उससे जो पिछली तिमाही होती है वहां से शुरू हो जाती है वो 1 वर्ष की अवधि। समिति के समक्ष कार्यालय की स्थिति जो होती है, कार्यालय प्रधान को अपने हस्ताक्षरों से निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत करनी होती है और उन्हीं को यह सारा दायित्व लेना होता है और होता भी है उन्हीं का दायित्व कि किस प्रकार का कार्यान्वयन और किस प्रकार से राजभाषा नीतियों का अनुपालन हमारे कार्यालय में हो रहा है। सभी प्रमुख फाइलें साथ में रखें। जब भी समिति आती है तो ये जरूर ध्यान रखिए कि जो जानकारियां आप दे रहे हैं निरीक्षण प्रश्नावली में, उससे संबंधित जितनी भी फाइलें हैं, रजिस्टर हैं, या जो नमूने के तौर पर आप वहां दिखाना चाह रहे हैं, रजिस्टर, फाइलें, पत्राचार के नमूने, कोई प्रकाशन है उनके नमूने, वो सब आप व्यवस्थित रूप से अपने पास अवश्य रखें। समिति से संपर्क करने के लिए एक संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो महाप्रबंधक के स्तर के होते हैं और राजभाषा अपने कार्यालय के राजभाषा विभाग से समन्वय करते हुए वे समिति के अधिकारियों से वार्तालाप, पत्राचार आदि कर समन्वय का कार्य करते हैं। और समन्वयकर्ता संस्था या कार्यालय की जिम्मेवारी होती है कि वही समन्वय करें और सारी व्यवस्थाएं देखें, समिति के आगमन से लेकर समिति का निरीक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद उनको वहां से विदाई देने तक। आगमन से पूर्व समिति जब आपके कार्यालय में निरीक्षण के लिए आना होता है तो जो सारे कागजात हैं वो भेज देते हैं, जिसमें निरीक्षण कार्यक्रम, समिति के कौन कौन से सदस्य आ रहे हैं, समिति के सचिवालय से जो अधिकारी आ रहे हैं उनकी सूची, निर्धारित प्रश्नावली की प्रति, अनुपूरक प्रश्नावलियां, व्यवस्था संबंधी ध्यान देने योग्य बातें, समन्वय अधिकारियों से अपेक्षित कार्यों की सूची, यह सब आपको प्राप्त हो जाती है। और प्रश्नावली के 4 भाग होते हैं: सामान्य सूचना, राजभाषा अधिनियम नियम के अनुपालन की स्थिति, पहले के आदेशों पर कार्रवाई और विविध। जो प्रश्नावली आपको वहां से मिलती है उसकी 14 प्रतियां भरकर जो तारीख निर्धारित कर दी है समिति के सचिवालय ने, उस तारीख तक समिति के सचिवालय कार्यालय नई दिल्ली में जो 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित है वहां भिजवानी होती है। इन 3 प्रतियों के अलावा ये एक चीज और भी है कि ये सभी 14 प्रतियां द्विभाषी रूप में भरी जाती हैं और संपूर्ण प्रश्नावली, ये नहीं कि उसमें हम कुछ छोड़ दें, कुछ हटा दें, कुछ पूरी प्रश्नावली पेज 1 से लेकर और जितने भी उसके संलग्नक हैं, उससे संबंधित अनुदेश निर्देश हैं, वे सब उसके साथ संलग्न होते हैं। बैठक में बैठने की व्यवस्था सही हो, ये तो हमारा दायित्व ही है और ये हमारा कर्तव्य भी है कि इतनी बड़ी समिति जो बहुत ही अधिकार संपन्न, अधिकार प्राप्त, राष्ट्रपति को सीधे रिपोर्ट करने वाली समिति है, वह आ रही है तो उनको हम पूरी तरह से आदर दें और उन्हें सही प्रकार से अपने कार्यालय की राजभाषा प्रयोग की स्थिति से अवगत कराएं। बैठक की रिकॉर्डिंग इत्यादि भी होती है, लेकिन यह कार्य सचिवालय समिति का जो है उनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा किसी को भी बैठक की रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं होती है। उनकी इजाज़त से आप कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कार्रवाई है उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं रखी जाती है। हम नहीं रखते, वो अपना रखते हैं समिति के सचिवालय के लोग। समिति की मर्यादा कुछ भंग हो जाती है कब? जब उत्तर देने से इनकार करें। यह बहुत बड़ी चूक मानी जाती है और इसका कुछ कार्यालयों में लोगों ने अनुभव भी किया होगा। उन बातों को यहाँ तो खैर शेयर करना भी नहीं चाहिए, और जिन लोगों ने किया होगा अनुभव वे जानते होंगे कि इसका क्या असर होता है। असल बात को घुमा फिरा कर कहना, झूठी गवाही, प्रमाण झूठे देना, गलत दस्तावेज देना, गुमराह करना, ये सब चीज़ें हमें वहाँ नहीं रखनी है। समिति की अवमानना करना या अपमानजनक उत्तर देना, ये तो खैर एक जिसको आप कह सकते हैं कि गुनाह अजीम है,
इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता समिति के सदस्यों के समक्ष कि उनकी कोई अवमानना करें। खैर ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन हमें बहुत शालीन और बड़े ही संयत शब्दों में अपने उत्तर देने होते हैं कि जो बात है वह उन तक पहुंच भी जाए और उन्हें किसी प्रकार का अवमानना या ऐसा कोई अपमान भी महसूस ना हो। तो मान लीजिए कि आपके कार्यालय प्रमुख जो हैं समिति के समक्ष नहीं आ सकते किसी कारणवश, तो उचित कारणों को बताते हुए उन्हें समिति से पूर्वानुमति लेनी होगी कि मैं इन कारणों से उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, कृपया मेरे स्थान पर फला अधिकारी को उपस्थित होने के लिए अनुमति दी जाए। तो समिति मान जाती है, अक्सर कई मामलों में, ज़्यादातर मामलों में मान जाती है। लेकिन यदि कार्यालय प्रमुख को उपस्थित नहीं होना है तो उन्हें समिति की पूर्वानुमति अवश्य लेनी होगी। तो धन्यवाद। अच्छा, अब हमने यहाँ जो बातें की उन बातों में आपने देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इस निरीक्षण प्रश्नावली में किस प्रकार से दें, कैसे दें। निरीक्षण प्रश्नावली मेरे ख्याल से सभी साथियों ने देख रखी होगी, नहीं देखी है तो ये देख सकते हैं आप कि निरीक्षण प्रश्नावली के जो पहला पेज है इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें जो आपको अनुदेश दिए हुए हैं वे रिपोर्ट को भरने में बहुत कामगार होते हैं और उनका हमें ये जो अनुदेश हैं 4-5, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, लेकिन उन 4-5 के साथ जो बाकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे मान लीजिए रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डेफिनेशंस एंड रूल्स गिवन इन एनेक्चर 1 एंड 2, ये अवश्य देख लेने चाहिए, बहुत ध्यान से इनको पढ़ लेना चाहिए। इसी प्रकार से यदि ये देख लीजिए आप इंस्पेक्शन ओरल है, एविडेंस डिस्कशंस हैं, इन सबको भी आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से हमें उनके लिए कार्रवाई करनी है। और आपको जब आंकड़े भर रहे होते हैं तो एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी होती है, और वो ये है कि जो पिछले निरीक्षण के आंकड़े हैं वे भी आपको नए आंकड़ों के बगल में ही ब्रैकेट में देने होते हैं, ताकि ये आप देख लीजिए the previous figures may be given in the bracket along with the up to date figures। जो आज के नए नवीनतम आंकड़े हैं वे, और जो पिछले निरीक्षण समिति ने पिछला निरीक्षण जब कभी भी किया हो, चाहे वो 5 साल पहले किया हो या 10 साल पहले किया हो, उससे आंकड़े आपको देने होंगे। तो ये भी ध्यान रखिए कि समिति ने अगर एक बार आपके यहाँ निरीक्षण कर लिया है तो निरीक्षण की प्रश्नावली और उस फाइल को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रख दें। ये आप देख रहे होंगे यहाँ, ये जैसे देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉइज गजेटेड, यहाँ आपको आज की वर्तमान जानकारी भी देनी है और पिछले निरीक्षण के समय जो स्थिति थी वो दोनों ही यहाँ पर देनी है। सभी पूरी रिपोर्ट में आपको उसी प्रकार से और द्विभाषी रूप में भरना है। यह तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि जो अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी में भरना है और हिंदी वाले में हिंदी में आपको सारी जानकारी देनी है, जैसे कार्यालय का नाम, पता, ये सब हिंदी में और वो हाँ अंग्रेजी में। ये तो खैर सामान्य सी चीज़ें हैं, आप पिछली रिपोर्ट जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें यहाँ क्या करना है। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पर आपके कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ जो आप बाकी तो चीज़ें ठीक है भर दिया आपने, नाम भी भर दिया, पदनाम भी भर दिया, अब हस्ताक्षर उन्होंने करे हैं और हस्ताक्षर के बाद जो मुहर लगेगी वह द्विभाषी होनी चाहिए या त्रिभाषी आपके पास प्रयोग में आती है तो त्रिभाषी होनी चाहिए। यदि वह मुहर खाली हिंदी में एक भाषा में या खाली अंग्रेजी में लगा दी गई तो समिति इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगी। आप
जो 14 प्रतियां भेजे होंगे उसके साथ ही आपको ये आ जाएगा कि आपकी ये रिपोर्ट अस्वीकार की जाती है, या अब अगर आप वहां लेकर गए हैं देने के लिए तो तुरंत बता दिया जाएगा कि इस चीज को आप बदल कर लाइए। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इस मुहर को द्विभाषी अवश्य हो, नहीं तो जो 10वें पेज पर आपने जानकारी दे रखी है समिति के वहां आपको दिक्कत हो जाएगी कि माफ कीजिए, थोड़ा सा हैंग किया है शायद वर्ड। तो वहां आप देख सकते हैं, अभी हम जब प्रश्नावली पर जाएंगे कि किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तब आप देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल उठ सकते हैं और क्यों उठ सकते हैं। हो सकता है इन जवाब, जैसा कि अभी आपको प्रोफेसर साहब ने भी बताया था कि जहां आप गलत जवाब देंगे, समिति इतने निरीक्षण कर चुके होते हैं, वे सदस्यगण इतने कार्यालयों में जा चुके होते हैं कि वे तुरंत समझ जाते हैं कि कहाँ क्या गलत है। फिर भी आप देख सकते हैं कि जैसे पृष्ठ संख्या 3 पर जो मध्य संख्या 6-5 है, मान लीजिए वहां आपने लिख लिया है कि कार्यालय में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए स्टाफ शेष है, तो वह कब तक पूरा कर लिया जाएगा, प्रशिक्षण कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके आपको उचित उनको जवाब देने होते हैं। एक संभावित जवाब मैंने यहाँ लिखा है और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि इससे भी बेहतर जवाब देने वाले हमारे इस समूह में सदस्यगण होंगे, इससे भी बेहतर जवाब उन्होंने दिए होंगे। जरूरी नहीं कि यही जवाब दिया जाए, लेकिन यह है कि जवाब में आपका जो उत्तर है उसमें एक शालीनता हो, जो कि आपको लगे कि हाँ, जो बात कह रहे हैं वह गलत नहीं है। और ये देखिए अब 6.1, कार्यालय में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले प्रवीणता प्राप्त स्टाफ की संख्या काफी है, फिर भी हिंदी में 100% काम करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। अब देखिए, यहाँ गा क्षेत्र होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि गा क्षेत्र के लोग हैं जहाँ हिंदी पढ़ने लिखने में कठिनाई हो जाती है, फिर भी इतना लोग 75% से अधिक काम हिंदी में कर रहे हैं। ठीक है, आपने बता लिया, पर अगर आपका कार्यालय खा क्षेत्र में है या खा क्षेत्र में है, तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि आप ये कैसे कहेंगे। वहाँ आपको थोड़ा सा एक ऐसा उत्तर देना होगा कि जो उनको सही लगे कि हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, ये मजबूरी वाली बात है। लेकिन अगले ही आइटम में देखिए आप, अगले पेज पर, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी हिंदी में सामान्यतः ही काम करते हैं, अधिकांश क्यों नहीं। कंप्यूटर पर भी 40% ही हिंदी में काम करते हैं। तो गा क्षेत्र में होने के कारण लिखने पढ़ने में कठिनाई होती है, ये आप कह सकते हैं। कंप्यूटर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। और ये प्रश्नावली आपको हमारे साथी उपलब्ध करा देंगे, तो आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन फिर वही, ये कोई हार्ड एंड फास्ट या एकमात्र उत्तर नहीं है, या जिसको आप और मांझ ना सकें, जिसको आप और अच्छा ना बना सकें। हिंदी के पदों की रिक्त होते हैं तो वे ज़रूर पूछते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ 5 वर्ष का लंबा समय क्यों लगेगा, या ये आपने बताया है उनको, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि अगर सभी रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिंदी में नहीं हो रही हैं तो कब तक हो जाएंगी। ये पेज 10 पर ही आपसे पूछा जा रहा है, वहाँ आप बता सकते हैं। पुनः गा क्षेत्र होने के कारण हम बचाव कर ले गए, लेकिन का और खा में थोड़ा स्थिति बदल सकती है। अब देखिए, पिछले निरीक्षण को अगले निरीक्षण से कैसे जोड़ लेते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले निरीक्षण के समय फार्मों की संख्या 515 थी, जो घटकर आधे से भी कम रह गई है। आप कह सकते हैं कंप्यूटरीकरण के कारण, कार्यप्रणालियों में परिवर्तन आने के कारण कई अनावश्यक फॉर्म हटा दिए गए हैं, तो फॉर्म कम हो गए हैं। तो एक आपका संतुलित जवाब हो और लॉजिकल
तर्कपूर्ण जवाब हो तो फिर कार्यशाला पिछली प्रत्येक तिमाही में क्यों आयोजित नहीं हुई। स्टाफ की कमी बता सकते हैं, राजभाषा अधिकारी नहीं थे इसलिए नहीं हो पाई, राजभाषा अधिकारी कहीं अन्य कार्यालय से आते हैं इसलिए हो गई, प्रशिक्षण के लिए किन्हीं कारणों कतिपय कारणों से लोग नहीं मिल पाए इसलिए हो गई, आदि आदि आप बता सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो काम इसमें होता है वह अभी है आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम, और वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि सबसे ज्यादा मारामारी दौड़ भाग आंकड़े इकट्ठे करने के लिए होती है। तो यदि आप अपने विभागों में, अपने कार्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार का कोई तैयार कर लेते हैं जिसमें आप एक्सेल शीट है, और ये यहाँ से आप अपने आंकड़े जो तैयार करते हैं, अब देखिए यहाँ आपको केवल इतने ही दिखाई देंगे, लेकिन जब हम इनको एकत्र करते हैं इन आंकड़ों को तो बड़े उसमें करते हैं। यहाँ देखिए, यह हमने पूरी जो कार्यालय की स्थिति है और जिस प्रकार से संसदीय समिति द्वारा मांगी जाती है उस प्रकार से इन आंकड़ों को एकत्र करने का एक जो छोटा सा प्रयास किया है उसमें आप देख सकते हैं कि हम हर एक जो 15 के 15 वहाँ पर मदे हैं, 15 के 15 आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं और वे यहाँ पर हमने क्वार्टर में लाकर इकट्ठे कर लिए। ये जो आंकड़े हैं इनको आप भारत सरकार को भेज सकते हैं, और ये जो आंकड़े हैं आपके पास अभी मैंने वहाँ दिखाए बाइलिंगुअल डॉक में, ये आप अपने सभी कार्यालयों, अपने अधीन जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिस अगर आप हैं तो आपके सभी कार्यालयों में, और अगर आप मुख्य कार्यालय ही हैं तो साथ में आपके सभी विभागों में भी, वहाँ पर आप इस प्रकार से अगर एकत्र करते हैं तो समिति के लिए आंकड़े इस प्रकार से प्राप्त करने में आपको देर नहीं लगेगी। ये एक बिल्कुल, इस बारे में आपको आदरणीय अग्रवाल जी मेरे से बेहतर बता पाएंगे, और ये 2-3 चीजें जो थी समिति के निरीक्षण प्रश्नावली हेतु जिनको हमें ध्यान में रखना है। समय बहुत कम है, बड़ा ही सीमित सा है, बहुत सारी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप बाद में हमसे पूछ भी सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि हमने यहाँ बता दिया आप वहाँ नहीं बताएंगे। तो इसके साथ ही मैं अभी जो ये अपना यहाँ तक का प्रस्तुति थी उसको यहीं विराम दूंगा, और अब अपने गुरु और अग्रज आदरणीय अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आंकड़े एकत्र करने के बारे में जो और ऑटोमेशन तकनीक लाई जा सकती है कृपया उस बारे में वे चर्चा करें, तो हमारे साथी और भी अधिक लाभान्वित होंगे, क्योंकि हमें तकनीक और प्रश्नावली दोनों को जोड़ना है। ये आप देख लीजिएगा कि जिस प्रकार से हम इनको करेंगे, अभी अग्रवाल जी जैसा बताएंगे उस प्रकार का जब हम करेंगे तो और भी अधिक आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकेंगे, और आपको आंकड़ों के लिए तो कम से कम नहीं भागना पड़ेगा, ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। और आप इस प्रकार के एक्सेल शीट्स जरूरी है कि आप बनाएं और अपने काम को थोड़ा ऑटोमेट करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सभी को मेरा नमस्कार, और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा याचना सहित आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं अग्रवाल जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि अब वो आगे का सत्र संभालें। आदरणीय अग्रवाल जी। तिवारी जी धन्यवाद। रावत सर अभी इनके प्रश्न लेंगे तिवारी जी के, या इकट्ठे लेंगे? नहीं सर, प्रश्नों का सेशन आपके बाद लेंगे, 10-15 मिनट आप लीजिए। ठीक है सर। तो जैसा तिवारी सर ने बताया है कि आंकड़े इकट्ठे करने हैं, और हम तकनीक का ग्रुप है तो तकनीक की सहायता लेके आंकड़े सुलभ मिल जाएं, एक दफे मेहनत करें और हर क्वार्टर में उसका लाभ मिलता रहे, बार बार उतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उसके बारे में मैं प्रेजेंटेशन करता हूं और स्क्रीन शेयर करने की इजाजत मांगता हूं।
दिख रहा है आप सबको? जी हाँ सर। जी जी सर, दिख रहा है, आप जारी रहिए। हाँ, मैं जारी रह रहा हूँ। ऐसा है कि जैसा अभी तिवारी जी ने बताया कि एक फाइल इन्होंने बना के दिखाई थी, तो वो मैं एक फाइल खोल लेता हूँ, पहले ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं भी। एक्सेल के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है, जिसके अंदर थोड़ा और लेफ्ट साइड से चालू करता हूं। यहां पर हम अपने शहरों के नाम वगैरह चूज कर पाते हैं डाटा वैलिडेशन से। आप अपने विभागों के जितने भी कार्यालय शहर हैं उनके नाम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर फिर लगा हुआ है कि क ख क्षेत्र कौन सा है आपका, तिमाही आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ से वर्ष भी आप 2-4 का इकट्ठा कैलेंडर बना सकते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, जितना आप लिस्ट में देना चाहें। और वो कहाँ से उठेगा, ये लिस्ट आपकी एक फाइल पड़ी हुई है, यहां से सारा डाटा वैलिडेशन उठता है। डाटा वैलिडेशन कैसे करते हैं ये अभी विषय बताने का नहीं है, जब कंप्यूटर की या एक्सेल की क्लास होगी तब इस बारे में चर्चा करेंगे। अलग से कोई सहयोग चाहे तो तकनीकी ग्रुप में पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ से शहरों के नाम ले रहा है, यहाँ से क ख ग ले रहा है, और यहाँ से अधिकारी वगैरह जो साइन करने वाला है उनके नाम ले रहा है। खैर, तो मैं वापस आता हूँ शीट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो कॉलम है, खूब सारे कॉलम बने हुए हैं, मैं थोड़ा सरका के दिखा देता हूँ इनको। अलग अलग कलर में है कि हमने इनको ग्रुपिंग कर रखी है, तो इस तरह से चला जा रहा है। यहाँ तक तो फिगर हमको भरने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर भरने हैं हमको। पर यहाँ आते ही मान लीजिए फॉर्मूला आ गया कि जो हमें प्रारूप जिस रूप में भेजना है वहां पर यहाँ से उठ के जो संख्या ये अपने आप जाएगी। और ये सारे वो कॉलम के हेडिंग वही हैं जो उन लोगों ने आपको सरकार को भेजने हैं, हिंदी में लिखे गए टिप्पणियों की संख्या इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पर फिर जो हस्ताक्षर करता है उनके नाम वगैरह, टेलीफोन नंबर वगैरह, इस प्रकार से पूरी शीट बनी हुई है। तो अगर ऐसा आप स्टैंडर्डाइज कर दें, मान लीजिए आप कंट्रोलिंग ऑफिस हैं और सब ऑफिस से चाहिए, तो कुछ लोग वर्ड में भेज रहे हैं, कुछ एक्सेल में भेज रहे हैं, और आपको उनको सबको समेकित करना पड़ रहा है, संकलन करना पड़ रहा है, फिर फिगर भर रहे हैं। तो अगर एक फॉर्मेट आपने दे दिया एक्सेल का बना के और उसमें लॉक को लगा दिया कि आप सिर्फ आंकड़े भर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्मेट वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये बड़ा उपयोगी रहेगा। आगे कैसे अब हम इसका फायदा उठाएंगे वो मैं अभी आने वाला हूं। तो अब हमने क्या करा कि 18 फिगर कहां से आया, तो ये हम क्या करते हैं, जब समिति आ गई, भाग दौड़ कर रहे हैं, 3 महीने के डाटा, साल भर के डाटा, क्वार्टरली पर्चियां बन रही है, रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं, पत्रावलियां खंगाली जा रही है, उनकी गिनती करी जा रही है, हर विभाग में दर दर भटक रहे हैं। ऐसा नहीं, हम कुछ नियम कर लें। दैनिक हो तो बहुत अच्छा, अपन दैनिक करना मुश्किल है, साप्ताहिक, पाक्षिक, नहीं तो मासिक तो करें ही। इस तरह से डेट वाइज या पखवाड़ा वाइज जो है रोज बना के रखें, टोटल करें एडिशनल एक्सेल शीट के अंदर। जरूर नहीं इसमें करें, इसमें भी कर सकते हैं आप, पर ये अगर फॉर्मेट इतना सा ही सब जगह ऑफिस में जाएगा या सब डिपार्टमेंट में जाएगा तो बहुत काम आएगा। आगे अभी उसका मैं बताने वाला हूं कैसे काम आएगा। तो अब देखिए कि ये हमने आंकड़े भर दिए यहां पर एक बार। तो क्या हुआ कि सरकार को जो फिगर जानी है, ये प्रारूप जाना है, तो यहां पर इससे ये पूरा लॉक्ड है। अब वहां से क्वार्टर नाम की शीट थी, वहां डाटा पड़ा था, वहां से ये सेल से उठ के आ रहा है। आप यहाँ चेंज वेंज नहीं कर सकते कुछ भी। अभी लॉक हटाया हुआ तो शायद चेंज कर पाऊं मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो ये सारे फिगर वहां से अपने आप उठ के आ रहे हैं जो आपने भरे हुए हैं। तो आपको इसको भरने की मेहनत करने की जरूरत नहीं। बहुत लोग हैं, हमारे श्याम बाबू शर्मा जी भी बनाते हैं, वो भी पेस्ट और लिंकिंग वगैरह करते हैं। ये वही है, पर थोड़ा आगे कैसे फायदा पहुंचता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह से प्रिंटिंग के बारे में पूछा, फिर विज्ञापन के बारे में ये सवाल है, कॉलम बने हुए, कितने क क्षेत्र में प्रिंटिंग हुई, कितने लेजर बने, ये उसी प्रकार का फॉर्मेट है करीब करीब। और इसके भी आंकड़े हम यहाँ पर इस प्रारूप के अंदर जो उनको जाएगा वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये एक्सेल शीट के अंदर बना हुआ है। और ये मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट का नाम भोपाल है या शहरों का नाम भोपाल है, तो जितने भी शहर हैं या डिपार्टमेंट है उनको आप एक एक भेजें। मेरा नहीं कहना, हो सकता है आपके पास अच्छा और प्रश्नावली तैयार या अच्छा एक्सेल की शीट बनी हुई हो। हम लोगों ने इस तरह का एक बनाया है कि ये कुछ हमने प्रयोग भी करके देखा तो उसको काफी सफलता मिली थी हम लोगों को। अच्छा, अब ये भी हो गया है कि तकनीक आ गई है,
तो बहुत सारे ऑफिसों में, संस्थानों में क्या हो गया है कि उनका कंप्यूटरकृत प्रोग्राम आ गया है। अगर वैसा भी आ गया है तो भी आंकड़े उन कंप्यूटर पे आप लाइव भरेंगे तो भी भैया डाटा तो चाहिएगा। ये डाटा आप कहां से लाओगे? 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, तो इकट्ठा तो करना पड़ेगा। उस स्थिति में तो भी ये काम आएगा आपके। इकट्ठा करने के लिए भेजना कहीं नहीं है आपको, इसको ऑनलाइन भरना है, पर इकट्ठा तो करना पड़ेगा। और जब तक आपका केंद्रीकृत कंप्यूटरकृत नहीं हुआ है तब तक आपको इस फॉर्मेट में बना के आप भेज सकते हैं। खैर, ये एक बताया मैंने। अब इसके अंदर देखते हैं, मैं हाथों हाथ इसको 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। यहाँ पत्रों की संख्या 100 है हिंदी में प्राप्त। मैं यहाँ पर इसको 100 कर देता हूँ। इसका भी कारण बताऊंगा मैं क्यों कर रहा हूँ। 100 कर दिया। और इसको, ये मैंने खोली थी फाइल भोपाल मार्च, ये रीड ओनली फाइल खुल गई है। क्योंकि क्यों खुली है रीड ओनली? ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूं, ये डी ड्राइव के अंदर रूट पे पड़ी है। तो रूट पे जो फाइलें करते हो, तो रूट पे आजकल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे आ गए हैं कि आपको रूट के ऊपर कुछ भी फाइलों को सेव करने की जनरली इजाजत नहीं देते हैं। आपको स्पेशल परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर की चाहिए या कुछ और। फोल्डर बना हुआ होगा तो वहां चलेगा। तो मैंने को यहाँ पर उसने सेव नहीं करने दिया। तो मैंने क्या करा है कि एक क्वार्टर का, मान लीजिए पहला क्वार्टर हमारा मार्च का है, और 2 ऑफिस से मान के चलता हूं अभी, भोपाल का मार्च का और भोपाल का जो है जून का। तो मैंने क्या करा, डी ड्राइव में बना रहा हूं, एक फोल्डर बना दिया मार्च का, और मार्च के अंदर मैंने भोपाल मार्च और कानपुर मार्च 2 ऑफिस थे। यहां खोल के मैं 100 करूंगा तो हो जाना चाहिए। देखते हैं, ये रीड ओनली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। रूट पे आपको नहीं करना है, रूट पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये 100 कर दिया मैंने, एंटर कर दिया। ओके, ये भोपाल मार्च। अब देखिए, नामकरण हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ऑफिस का, डिपार्टमेंट का जो भी नाम है वो, तिमाही का नाम और वर्ष का नाम, बीच के अंदर गैप नहीं देनी है। गैप देंगे तो क्या होगा, अनर्थ तो नहीं होगा, पर हमारा काम थोड़ा बढ़ जाएगा फॉर्मूला लिखने में। तो डैश डैश या अंडरस्कोर लगा के आप उसको जोड़ें और एक्सेलेक्ट के अंदर कर दें। तो यही आप जो दूसरे अपने ऑफिस को भेजेंगे उनको बोलेंगे यही फॉर्मेट करके आप भेजेंगे। नए लोग होते हैं, गलती कर सकते हैं, कुछ और नाम चेंज करके रख दें। तो जो ऑफिस रिसीव कर रहा है या जो डिपार्टमेंट अन्य विभागों से रिसीव कर रहा है, उसका फर्ज बनता है कि जिस भी ईमेल से या ये स्टेटमेंट आए उसका नामकरण जो है सही प्रकार से जिस डिपार्टमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, ये मैंने मार्च का भोपाल का कर दिया, से बोला उसने कर दिया। ओके, अब मैं कानपुर मार्च करता हूं, एक ज्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार का बना हुआ है। पत्रों की संख्या यहां मैं 200 कर देता हूं। हाँ जी, बोलिए क्या हो रहा है? मैडम कुछ बोल रहे थे आप? आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ओके, चलते रहिए। ठीक है। इसी तरह से मैंने मार्च का एक फोल्डर बनाया है। और ये डी ड्राइव में क्यों बनाया है, इसका कारण है। कारण ये है कि अगर सी ड्राइव में हो, उदाहरण के लिए एक एग्जांपल पहले लेते, या पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। जून का ले लिया, जून तिमाही, हमने पहले मार्च में तो काम कर लिया था। अब मार्च तिमाही का काम हम जून में या सितंबर में या दिसंबर में कैसे फायदा ले पाए, उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो भोपाल जून में गया मैं, यहां पर मैं फिगर जो है 300 भर देता हूं। देखिए, फाइल का नाम सिर्फ मंथ चेंज हुआ है, डिपार्टमेंट का नाम या शहर का नाम, जो भी ऑफिस का नाम है वो स्टैटिक है, सेव हो गया। ये स्टेटमेंट मान लो आया है, आपको करना नहीं है। और मैं इसके अंदर भी कर देता हूं, इसमें 400 कर देता हूं, 400 कर दिया। तो इसलिए कि आंकड़े ये थोड़े रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें दिमाग में आ जाएगा। इसको मैं सेव कर देता हूं और मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अब ये 2 फोल्डर बन गए डी ड्राइव में। अगर डी ड्राइव में ना बनाऊं तो क्या होगा, रूट में तो मैं बता ही चुका हूं नहीं करना है, वरना मैं एक खोल के बताता हूं। ये इस प्रकार की गलती न करनी है हमको। एक ये फोल्डर बना हुआ है, कहीं से भी डाटा उठ के आ रहा है, यहाँ पर ये 4 नंबर में डाटा आ रहा है, सी ड्राइव में कर रखा है। और यूजर्स नाम का फोल्डर होता ही है, उसमें कोई मिश्रा जी हैं एक फोल्डर के जो यूजर नेम, उनके डेस्कटॉप में फला फला फोल्डर में, फला फला फोल्डर में, फला फला फोल्डर में, और ये फाइल उन्होंने वहां पर अपने यूजर अकाउंट में सी ड्राइव में कर रखी है। अब ये फाइल आपको आ गई, तो ये वहां पर डाटा नहीं उठाएगी, क्योंकि ये फोल्डर में मिलेगा ही नहीं एनके मिश्रा नाम का। तो या तो आपको उसको पढ़ना, देखना या कुछ चेंज करना होगा, तो आपका यूजर नेम एक नकली जब बनाना पड़ेगा,
और इस प्रकार के सब फोल्डर बनाने पड़ेंगे जो आगे चलने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी मना कर रहा हूं। एक दूसरा कारण ये आया कि अक्सर हमारी कमी से या कंप्यूटर वायरस आने से फॉर्मेट हो जाता है, खराब हो जाता है, रीइंस्टॉल करना पड़ता है, हमारा डाटा चला जाता है, एक दफे करी हुई मेहनत बेकार चली जाएगी। तो हम क्या करें, इसीलिए ये है कि डी ड्राइव में हमने इसको डाटा को बनाया है और फोल्डर स्ट्रक्चर सेम रखा है, ताकि कहीं भी किसी को भी आप फोल्डर स्ट्रक्चर भेज दें किसी और कंप्यूटर पे भी तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं वापस फोल्डर में जाता हूं, मार्च के अंदर मान लीजिए क्वार्टर बना हुआ है, करीब 75% प्रस्तुति मेरी पूरी हो गई है। अब मान लीजिए ये मैंने इसका कंसोलिडेशन करना है, यानी 15 ऑफिस है, 50 ऑफिस है, वहां से एक दफे आ गया तो एक दफे मेहनत करनी है। तो यहां पर क्या करना है, हमको यहां से डाटा उठा के मार्च और अप्रैल का जो है, मार्च का दोनों ऑफिस का भोपाल और वो जो ऑफिस का लेके आना है। तो मैं लेके आता हूं, मैं जाता हूं पहले भोपाल में, यहां गया, और ये ध्यान रखिएगा हमें रो सिलेक्ट नहीं करनी है। अगर रो सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया तो क्या होगा, अनर्थ क्या होगा, हमारा काम कैसे बढ़ जाएगा वो मैं दिखाता हूं। हम जब यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये खत्म होने के बाद रो के अंदर चल रहा है काम, तो यहां जाने के बाद और हमारे पास 18,000 कॉलम और हैं टोटल, उन सब में 0 आ जाएगा, और बाद में हमें कुछ फॉर्मूला कुछ काम करना होगा तो प्रक्रिया बहुत ज्यादा लगेगी। हमें उन सेल को ही सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ गया भोपाल के अंदर और ये सेल ही सिर्फ सिलेक्ट करूंगा मैं, और पेस्ट क्या करूंगा, लिंक करूंगा, वैल्यू नहीं करूंगा। वैल्यू का हम बाद में बताऊंगा, अभी जब 2 मिनट रह जाएंगे। जब हमने कर दिया कॉपी, ये हो गया कॉपी, और उसके बाद फिर मैं आ गया कंसोलिडेटेड के अंदर, और यहाँ पर ले जाके शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट नहीं, अभी मैं लंबा तरीका यहाँ से भी कर सकते हैं। सही तरीका है पेस्ट स्पेशल में जाएं और पेस्ट लिंक कर दिया हमने, यानी कि वहां जो चेंज होगा वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। पहले में 100 था तो 100 आ गया है। ये सेंट्रल नहीं है तो हम सारा रो को सिलेक्ट करके सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये अभी मुद्दा नहीं है कि हमें क्या करना है, ठीक है। उसी तरह मार्च में हो गया ये भोपाल का। अब मैं कानपुर का करता हूं, वापस इसको सेलेक्ट करूंगा, पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करूंगा, ये ध्यान करिएगा। कर भी देंगे तो अनर्थ तो नहीं होगा, पर काम बढ़ जाएगा। हमने इसको किया कॉपी, और फिर मैं गया कंसोलिडेटेड शीट के अंदर, और यहां पर यह पेज स्पेशल कर दिया वापस। पेज स्पेशल के अंदर जाके लिंक, पेज लिंक, ओके हो गया साहब। ये क्या हो गया, 2 कॉलम सिलेक्ट हो गई आपसे। अच्छा सॉरी, 2 रो, अच्छा 2 हो गई। अंडू करके दोबारा, हाँ अंडू कर देता हूँ। इसमें पीछे लेफ्ट में गया नहीं क्या अभी तक, ये नहीं गया, ठीक है, ठीक है, यही करना है ना जी। ये पेज स्पेशल, वो सिलेक्ट दूसरा करना पड़ेगा, पहले एक ही रो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वहां से 2 सिलेक्ट हो चुकी हैं। नहीं अभी देख, अच्छा वहां से 2 सिलेक्ट हो चुके हैं। हाँ, वहां से 2 सिलेक्ट, अच्छा वहां से 2 हो गई है। तो मेरा पहले भोपाल का आ गया था तो कानपुर का करना है, ठीक है। अच्छा वहां 2 हो गई, सॉरी। ये यहाँ से लेता हूँ, नहीं एस्केप, पहले एस्केप, हाँ पहले चले एस्केप कर देते हैं, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ये ध्यान रखने की बात है स्क्रॉल करते वक्त, जैसे मोहन जी ने अभी कहा है, ये भी एक ध्यान रखने योग्य है, और नहीं होगा तो अंडू करके तो खैर आप कर ही सकते हैं। ये हो गया, इसको मैंने कर दिया कॉपी, और फिर कंसोलिडेटेड शीट का जो भी नाम रखना चाहें, इसका नामकरण भी सेम होगा, कंसोलिडेटेड फॉर मार्च। अब एक क्वार्टर का हमने कर दिया, बाकी क्वार्टर देखिए कितने मस्ती से और आराम से जल्दी से होते जाएंगे। पेस्ट किया, स्पेशल गया, पेस्ट लिंक कर दिया। कुछ गड़बड़ हो रही है अभी भी क्या? पहले वाला कुछ गलत हुआ है क्या? पहले वाले में मैंने पहले वाले में आपने कार्यालय वाला कॉलम छोड़ दिया था। अच्छा तो मैं उसको मिटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। पहले वाले में जब सर आपने सेलेक्ट किया है ना तो शायद एक कॉलम छूट गया है। अच्छा ठीक है, भोपाल लेता हूँ, यहां से लेना मेरे को, है ना? ठीक है, मैंने 2000 से ले लिया था शायद, एक कॉलम छूट गया था, उसमें से भोपाल आया नहीं था। अच्छा ठीक है, अब हो गया। कॉपी कर लेता हूँ और फिर कंसोलिडेटेड में गया और यहाँ पर जो है पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट लिंक कर दिया। ठीक है, अब आ गया।
तो इस तरह से आपके सभी ऑफिस के एक दफे आपने कर दिया, इनकी ग्रैंड टोटल लग गई। और जैसा पहले वाली फाइल में बताया था कि सरकार को जो भेजने वाले प्रारूप है वहां डाटा उठ के चले जाएगा, एक बार मेहनत करनी है आपने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। अब इसमें हमने फाइल का नाम कंसोलिडेटेड या जो भी रखना, अपन ये स्टैंडर्ड रहेगा, मार्च और फिर 21 आ गया। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब हम जाते हैं दूसरे क्वार्टर के अंदर, ये बंद कर दिया। ठीक है, ये था डी ड्राइव के अंदर, ऊपर चला जाता हूं, और ये था मार्च। अब जून आ गया। जून के अंदर वो दोनों ही खोल के मैंने क्रेडिट कर दिए थे, 300 और 400 कर दिया था। देख लेते हैं एक दफे वापस, 300 और 400 है कि नहीं है? हाँ, 300 400 है। अब हमें क्या करना है कि वो कंसोलिडेटेड फाइल जो मार्च में बनी थी उसको यहां लेके आना है। तो मार्च की कंसोलिडेटेड फाइल को हम लेके आए, कंट्रोल C किया, और फिर हम जून में चले गए। मतलब बाकी क्वार्टर भी आप बना लेंगे, पेश करा, इसको खोलना नहीं है अभी, इसका नामकरण कर देना है, जून कर देना है पहले। अच्छा, नामकरण करने से भी फर्क यूं नहीं पड़ रहा है कि डाटा तो कहां से उठ रहा है इसके अंदर, जून से उठ रहा है। सॉरी, जून का करूंगा तो भी मार्च से उठेगा जी। EUNE जून कर दिया। ओके, अब देख लेते हैं इसको खोल के, नाम भले कर दिया है। अब ये कह रहा है इनेबल कंटेंट। अब मैंने यहां उठाया तो देखिए क्या है, मार्च ही लिखा रहा है। हमारा जून में जो फिगर आ चुकी है हर ऑफिस से या हर विभाग से, वो तो अपडेट नहीं हुई है। तो इसको अपडेट करने के दो तरीके हैं, दो तरीके ये देखिए। अब हमारा फोल्डर बना हुआ है मार्च 21 का, सितंबर का, दिसंबर का, फिर मार्च का, जून का, सितंबर का, दिसंबर का बना रहेगा। डाटा हमारा सेव पड़ा रहेगा, कभी भी कहीं भी करना है तो डी ड्राइव में हम पेस्ट करके खोल सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन सेल को सिलेक्ट करेंगे सभी को। दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं कि दोनों में क्या फर्क है और कब हमें काम में नहीं लेना। ये ले लिया हमने, इधर से चलना चाहिए था मेरे को, एक और आएगा। नहीं, वापस गलत कर दिया, उधर से आना, सॉरी। ये इसलिए कि पहला सेल सिलेक्टेड रहेगा तो ये नजर आएगा, हमको ये नजर आना चाहिए। ठीक है, अब हम फाइंड एंड रिप्लेस का फायदा उठाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर जब हम फाइलें, तो हमारी मार्च वाली जो है वो जून के फोल्डर में पड़ी है। अगर हम मार्च को जून कर दें, फोल्डर का नाम भी और फाइल का नाम भी जून कर दें, तो लिंकिंग कहां से होगी, जून के अंदर जो डाटा पड़ा है वहां से होगी। तो फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे, पहले एक तरीका बताता हूं, फिर दूसरा। फाइंड एंड रिप्लेस में हम क्या करेंगे, मार्च लिखेंगे। पहले ऑप्शन खोल लेंगे, ऑप्शन खोलना जरूरी है। शीट वाइज करना है, रोज वाइज करना है और फॉर्मूले में करना है हमको, ये ध्यान रखने की बात है। तो हमने कहा मार्च, MAR। कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाती है किसी कारण से, तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं। और हमने कर दिया जून और कहा रिप्लेस ऑल 196, यानी 98 से, यहाँ पर दोनों के अंदर, एक में 98 थे, दूसरे में 98 थे। और अब जो है डाटा कहां से उठ के आया है हम देख लेते हैं। हमने क्लोज कर दिया, तो अब हम देखिए 300 और 400 आ रहा है। अगर मैं वापस बैक करता हूं तो क्या हो रहा है, 100 और 200 ही आ रहा है। यहाँ पर अपडेट करा तो 300 और 400 आ गया। यानी कि हमारे जो भी डाटा अगले महीने के या पिछले महीने के, हमने उसको फायदा उठाया स्ट्रक्चर को, और नए महीने के जो नए क्वार्टर के आए हैं वो हमारा अपडेट, सारा डाटा यहाँ से अपडेट हो गया है। तो हमें क्या सावधानी बरतनी है, एक और तरीका भी बताता हूं उसके पहले। हमें अब क्या करना है, नया फोल्डर बनाना डी ड्राइव के अंदर सितंबर का, और सितंबर की जो फाइलें आएगी कॉपी करनी है। उसके के बाद ये कंसोलिडेटेड जो है जून का उठा के वहां पर रीनेम करना है, और इनके जो फॉर्मूला में जो पिछला महीना आ रहा है जून की जगह सितंबर करना होगा। पहले दूसरा तरीका बता देता हूं, और फिर इसमें क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, अंडू कर दिया मैंने। अब मैं वापस फाइंड एंड रिप्लेस में जाता हूं, जो सरल तरीका है तो होना चाहिए। रिप्लेस में गया और इनको हमने मिटा दिया। होता क्या है कि जो फॉर्मूला लगा होता है इक्वल टू का निशान में, तो एक सेल में करेक्शन करने देता है, बाकी में नहीं करने देता। बहुत दफे ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करें कि इक्वल टू के निशान को किसी और सिंबल में बदल दें, फिर डाटा ऑर्डिनरी टेक्स्ट डाटा बन गया और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। और फिर वापस जो है, जो स्पेशल फिगर डालेंगे कैरेक्टर, उसको हम इक्वल टू के निशान में बदल देंगे।
तो जनरली लोग क्या करते हैं कि कीबोर्ड में क्या करेंगे, डॉलर ले लेंगे। भैया नहीं लेना, अनर्थ हो जाएगा। फॉर्मूले में रिलेटिव और जो फिक्स्ड फॉर्मूले होते हैं उनमें डॉलर का निशान होता है, तो वो सारे चेंज होकर इक्वल टू में कर जाएंगे, तो फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। ओके, अभी जनरली अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो आप हैश ले सकते हैं। मैंने ले लिया हैश, पर 365 है तो हैश नहीं लेना है। तो यहां पर पहले मैं करूंगा इक्वल का निशान। इक्वल को बदलना है मेरे को हैश में, हैश में कर दिया। 2 पास में होगा ये। मैंने कहा रिप्लेस ऑल, सब वो कर दिया उसने। 98 हुए थे कि पहले 196 हुए थे, वो इसलिए हुए कि इधर से हमारे को आधे ही करने थे। वहां पर इक्वल टू का निशान कितने पे है, सब फॉर्मूले जो 98 सेल है उन्हीं में तो है, बाकी थोड़े चेंज करें। अब यहां पर हम जाएंगे मार्च को वापस जून में करेंगे, मार्च और जून। बस अब प्रस्तुति में 2-3 मिनट और है मेरे। ये कर दिया और हमने कर दिया रिप्लेस ऑल, सारे वापस 196 हो गए। अब हमें वापस जो है हैश को इक्वल टू में करना है, तो हैश लिया और इक्वल टू को हम निशान लगाया। वापस करें कितने होंगे, 98 होने चाहिए। उसने 98 कर दिए और हमारा वापस ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इस प्रकार से करना है। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने कहा कि मार्च से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर तो आ गया, तो वहां मैं बदलता गया, जून से सितंबर कर दिया, दिसंबर कर दिया। अब दिसंबर से अगला साल का क्वार्टर जब आएगा तो वहां तो मैं दिसंबर को मार्च ही तो करूंगा। ये 21 का 22 कैसे होगा? अगर मैंने फाइनल रिप्लेस में 2021 करके 22 करने की कोशिश करी और मेरे डाटा में कहीं 2021 हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, या अभी भी हम प्रिकॉशन के लिए जून और मार्च को न लेते हुए पूरा जून डैश 2021 मार्च को जून डैश 2021 से कर सकते हैं। या उस टाइम जो है दिसंबर को जो है दिसंबर डैश 2021 को मार्च डैश 2022 से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए अभी मैं ऐसा कर देता हूं, जून की जगह मैं दिसंबर करता हूं, तो देखिए क्या एरर आती है। एक वो करते हैं, फिर 2 मिनट और लूंगा मैं। अभी ये सेल सिलेक्टेड है, मैंने करा जून को दिसंबर कर देता हूं। ये हमें नहीं करना इस प्रकार के, जब तक फोल्डर बना हुआ नहीं हो और फाइलें नहीं आए तो अति उत्साही नहीं होना है। देखिए रिप्लेस ऑल, इस पे क्या क्या है, रिप्लेस नहीं करके फाइल बोला दिसंबर की फाइल बताओ कहां है जहां से लिंकिंग उठेगी। वो फोल्डर कहां है दिसंबर का, इसको फोल्डर ही नहीं मिला। मैंने कैंसिल कर दिया तो रेफरेंस की एरर आ गई कि एक ही फॉर्मूले में पहले में किया, बाकी में चेंज नहीं करा, तो मैं अंडू करूंगा। तो ये हमें अति उत्साही होकर नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो 2 तरीके ये हुए। और अब है ये आंकड़े, तो आपने जो है हर क्वार्टर के एक बार मेहनत कर दी, बाद में क्वार्टर में तो ऑफिस से लेना है और फोल्डर के अंदर आपको डी ड्राइव में या और भी ड्राइव में, आपका डी ड्राइव नहीं हो तो वहां डालने हैं और अलग अलग फोल्डर हर क्वार्टर के बनने हैं। एक क्वार्टर की मेहनत है, बाद में कोई मेहनत नहीं करनी है। फिगर आपके पास आ गए, वो तो आपको डालने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, मंगाने पड़ेंगे। पर अगर आप संकलन करता ऑफिस है या संकलन करता डिपार्टमेंट है, तो जहां से वो डाटा आ रहा है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आ रहा है, प्रेस्क्राइब नाम के साथ आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां से आपको ये पूरा फायदा मिलेगा आगे करने के लिए। अच्छा, अब सरकार को तो डाटा चला गया, अब इन डाटा को हम कैसे फायदा उठा सकते हैं और भी तरीके से। हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों को अगर कुछ प्रकार की सूचना मिल जाए कि पिछली तिमाही से इस तिमाही में क क्षेत्र के अंदर कितना बढ़ गया, कितना घट गया, कितने हमने विज्ञापन दिए, या मान लीजिए कोई ऑफिस है जहाँ सेल्स वगैरह हो रही है या प्रमोशंस वगैरह हो रहे हैं, विज्ञापन हो रहा है, कहाँ हम मार्क कर रहे हैं, हमारा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, या राजभाषा संसदीय समिति के हिसाब से रख लें, तो हमारे जो आंकड़े आए हुए हैं इन आंकड़ों को साथ हम प्ले विद कैसे करें, तो वो एक 2 मिनट का डेमो है। इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPI डैशबोर्ड। तो ये एक बनाया हुआ है, रूट के ऊपर कॉपी करा तो उसने रीड ओनली कर दिया, इसलिए मैंने फोल्डर में डाल के करा इसको। तो ये हमारा डाटा पड़ा हुआ है, सब ऑफिस से आया हुआ है, मार्च जून सितंबर दिसंबर क्वार्टर, ख क्षेत्र, फिर दूसरा ऑफिस का नाम, दूसरा विभाग का नाम। और हमने क्या किया है, डाटा सेम रहने दिया करीब करीब। यहाँ पर देखिए अब ले लिया मैंने रांची को, देखेंगे 100 तो इनके आगे जो ग्राफ वगैरह या डिटेल आएंगी वो हमें सेम साइज की दिखेंगी। ये आंकड़े भरने में हमने कंजूसी करी कि जल्दी आंकड़े मिल जाए, सिर्फ डेमो ही तो देना है,
तो ये सारे वही तरह के खांचे बने हुए ऊपर या कॉलम बने हुए हेडिंग जो हमारे काम के हैं। तो अब हमने ये हमारा डाटा टेबल में आ गया, तो हमने क्या करा कि इसकी पिवट टेबल बनाई। पिवट टेबल कैसे करनी है या टेबल का क्या है, ये कभी हम अलग एक्सेल की कार्यशाला करेंगे, तब इसी पे केंद्रित करेंगे हमारा। तो यहाँ पर हमने क्या होता है कि किसी भी सेल में जब क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये फील्ड लिस्ट आ जाती है। फील्ड लिस्ट के अनुसार हम प्ले विद कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्वार्टर वाइज मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। तो देखने के लिए सारी चीजें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रोज में हमें क्या चाहिए, वैल्यूज में क्या चाहिए, ये कभी और बताऊं। पर इसका फायदा क्या हो रहा है, जैसे डैशबोर्ड होता है कार का या स्कूटर का, किलोमीटर कितना चला, पेट्रोल कितना है, बैटरी कितना है, इंडिकेटर है, सब दिखता है। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डैशबोर्ड के अंदर अगर हमारे सीनियर्स को सारे डाटा मिल जाएं, क्लिक करते ही हमें डाटा इकट्ठा नहीं करना पड़े, तो सारी तिमाही के अंदर, सारे क्षेत्रों के अंदर जितने ऑफिस थे उन सब के अंदर आरबीएससी या शिलोंग छूट गया है, तो फिल्टर हटा हुआ था, ये फिल्टर हटा दिया मैंने। तो ग्राफ देखिए सारे चेंज हो गए, हर तरह के ग्राफ बने हुए हैं। आप इनको छोटा बड़ा करके कर सकते हैं। अब मेरे को चाहिए दिसंबर क्वार्टर में और ख क्षेत्र में चाहिए, तो ख क्षेत्र के अंदर अगर वो शहर का नाम ख क्षेत्र में है तो आएगा। तो देखिए आरबीएससी जयपुर ख में नहीं है, जयपुर क में आता है। तो अगर मैं क लेता तो जयपुर नीचे सेलेक्ट हो जाता, तो जयपुर आगे सेलेक्ट में। तो ये इतना इंटेलिजेंट है यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर कि जो हम सिलेक्ट करते हैं, अब ये सेम दिख रहा है दोनों का, इसलिए जयपुर रांची के हमने फिगर सेम रखे हुए हैं। तो ये हमारे फिगर जो है हर तरह के आंकड़े हमको उपलब्ध हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये हम डैशबोर्ड का फायदा उठा के अपने सीनियर ऑफिसर्स को बता सकते हैं। पिवट टेबल के अंदर कंपैरिजन का हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर। कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम्स वगैरह में हम नया कॉलम ऐड करके परसेंटेज डिफरेंस वगैरह, जैसे उदाहरण के लिए 1 सेकंड के लिए दिखा दूं मैं यहाँ पर, खुल जा भैया। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, इसमें तरह तरह के हैं। एवरेज दिखानी है, मैक्सिमम दिखाना है, शो वैल्यू एज परसेंटेज डिफरेंस, पिछले साल से इस वाले से कौन से कॉलम को डिफरेंस दिखाना है, परसेंटेज में दिखाना है, गिन के दिखाना है। दुनिया भर की हमारे पास ये पिवट टेबल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर सुविधा होती है। तो ये उन आंकड़ों का हम अलग से फायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरा प्रस्तुतिकरण जो है मैं यहाँ पर बंद करता हूँ, और समय सीमा का ध्यान रखना था। 8 बजे हैं, रावत सर का निर्देश था कि 8:05 तक या 8 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और वापस स्क्रीन शेयरिंग बंद कर लेता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के मुख्य वक्ता श्री तिवारी जी और श्री अग्रवाल जी से उनके प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद के साथ जो हमारे सहभागियों के कुछ प्रश्न हैं मैं उनको रखता हूं। उनके सूक्ष्म उत्तर की ही अभी अपेक्षा है हमें। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, मैं अपने सहभागियों को बता दूं कि संसदीय समिति का नाम आते ही मैंने एक संसदीय समिति मंच एक ग्रुप बनाया था व्हाट्सएप में, और वो मुझे ग्रुप बंद करना पड़ा उसमें एडमिन अधिकार से, क्योंकि उसमें जो प्रश्न आते हैं वो संसदीय समिति से प्रसारित जितने प्रश्न हैं हम उन चर्चाओं को किसी भी सार्वजनिक मंच से न करें, वह बेहतर होता है। तो जो पुराना एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो उन हकीकतों का कभी ज़्यादा चर्चा सार्वजनिक मंचों से न करें। संसदीय समिति के विषय में भी यह पूर्णतः लागू होता है। उन चीज़ों को किसी भी मंच पर न रखें जिससे कि वक्ता को और आयोजकों को बड़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़े कि जो प्रश्न आप पूछते हैं। तो जैसे कि अभी के प्रश्नों में मैं अग्रवाल साहब से जानना चाहूँगा कि रूट क्या होता है? सर रूट ये होता है, जैसे हमारे हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी टुकड़े हैं उनके अंदर बिना फोल्डर के जो फाइलें रखी जाती है उसको रूट बोलते हैं। जी जी जी। तो उसको रूट ड्राइव का मतलब है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अब फोल्डर बन गए तो फोल्डर हो गए। रूट के अंदर, रूट में भी कुछ फाइलें रहती है हर फोल्डर के अंदर। मान लीजिए आपने फोल्डर बना दिया जून का, अब जून के फोल्डर के अंदर अलग फोल्डर नहीं और फाइलें हैं, तो जून के फोल्डर के अंदर रूट में जो फाइलें पड़ी हुई है वो जून फोल्डर की रूट की फाइलें कहलाएगी, और बाकी जो है
अलग फोल्डर में जाएगी तो वो फोल्डर में चली जाएगी। यानी रूट में जो फोल्डर के अंदर नहीं है, और ड्राइव के रूट में तो जनरली ड्राइव के रूट में काम आती है। सी ड्राइव, डी ड्राइव के अंदर बिना फोल्डर के जो फाइलें पड़ी है उनको हम रूट फाइल्स बोलते हैं, रूट के अंदर पड़ी है। जी धन्यवाद सर। अच्छा, एक व्यवहारिक सा सवाल है, इसके लिए यद्यपि कोई सटीक उत्तर नहीं हो पाएगा, किंतु फिर भी एक पूछा गया है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा कुल कितने प्रतिशत कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज किया गया है, यह कैसे निकाला जाए? तिवारी जी से ये सवाल, तिवारी जी से। तिवारी जी माइक अनम्यूट करिए। तिवारी सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। एक बार सवाल दोबारा बताएंगे? ये किसी सहभागी ने पूछा है कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा कुल कितने प्रतिशत कंप्यूटर पर हिंदी में कामकाज किया गया है, ये कैसे निकाला जाए? जो प्रश्नावली में एक प्रश्न आता है ना, 25%। हाँ। देखिए, इसका सीधा सा यही है कि जिन व्यक्ति या जिस अधिकारी के कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य हो रहा है, तो कंप्यूटर पर हिंदी में जितना काम किया है वो हर फाइल में कितने शब्द हिंदी में लिखे हुए हैं वहां आपको दिखाई दे जाएंगे। मान लीजिए कोई पत्राचार की कोई पत्र है, आपने हिंदी में लिखा है, तो नीचे उसके वर्ड काउंट भी आ जाते हैं। फिर भी ये एक मान के चल सकते हैं कि एक पेज लिखा है तो एक पेज पे 350 के A4 साइज में एक पेज पर 350 के आसपास शब्द कंप्यूटर पर आ जाते हैं। जी जी। ऐसा मोटा मोटी हिसाब है कि 12 पॉइंट का आपने फॉन्ट लिया हुआ है, A4 साइज का पेपर लिया हुआ है, 1-1 इंच का चारों तरफ जो है मार्जिन छोड़ा हुआ है, ब्लीड एरिया छोड़ा हुआ है, तो आप 300-350 शब्द जो है मान सकते हैं कि उस पर आ जाएंगे। पर अगर फॉन्ट बड़ा है तो एक पेज पर जो है 50-60 ही आएंगे, 50-60 शब्द आएंगे। तो एक अंदाजे से ले सकते हैं, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मैं भी नहीं निकाल पाया, सेवा के दौरान जब मैं था मैं भी नहीं निकाल पाया था। पर यह है कि थोड़ा सा एक अंदाजे से आप नियरेस्ट उसमें दे सकते हैं, और वो नियरेस्ट आपका चेक हो जाता है पत्राचार में। मान लीजिए आपने कंप्यूटर पर शब्द तो दिखा दिए 50,000 और पत्राचार हो रहा है 20%, पकड़े गए वहीं पे ही। जी जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैडम गौरी मैडम, आपके सवाल को बाद में लेंगे क्योंकि वो इसमें नहीं है अभी। 1976 के नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो आप चाहती हैं वो एक पूरी लंबी चर्चा मांगता है, अभी हम उस विषय में नहीं जाएंगे, हम आपका ये प्रश्न अगले किसी समय में लेंगे। जी सर, कोई बात नहीं। हाँ, और डॉक्टर ओम कुमार कर्ण जी, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर इस मंच से हम नहीं दे सकते कि कोई प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को व्यक्तिशः आदेश देने से मना किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यह हर कार्यालय की अपनी परिस्थिति है और उसके साथ ही वो आप उसका निर्धारण कार्यालय प्रमुख, हिंदी अधिकारी और संबंधित जो कार्यपालक हैं वे कर पाएंगे, क्योंकि मूलतः हिंदी में काम का अनुपालन का जो उत्तरदायित्व है वो कार्यालय प्रमुख का है। तो ये उस चीज को वहां छोड़ देते हैं कि वो आदेश देते हैं कि नहीं। मैं एक और प्रश्न है कि उसी से संबंधित है कि यदि कोई प्रवीणता प्राप्त अधिकारी या कर्मचारी हिंदी में काम न करें तो हिंदी अधिकारी, ये एक बहुधा ये पूरे हिंदी अनुवादक और हिंदी अधिकारी जमात की पीड़ा है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये लंका में विभीषण की पीड़ा है कि अगर कोई हिंदी में काम न करे तो हिंदी अधिकारी करे क्या। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही बड़े ही वरिष्ठ पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं, 1-1 मिनट इस विषय पर हिंदी अधिकारी जमात जो जुड़ी हुई है, हिंदी अधिकारी और हिंदी अनुवादक हमारी आज की इस कार्यशाला में, 1-1 मिनट आप इन दोनों इन प्रश्नों पर कुछ अपना मार्गदर्शन दें। राजीव सर। हाँ कुल्लूर साहब बताएं। सर वो जो रेडी रखनार बनाए ना आदरणीय अग्रवाल साहब प्रकाश जी, वो रेडी रखनार हम सबको देने से अच्छा रहेगा ना सर? जैसे कि वो आप लोगों का ईमेल हमारे पास है, हम बाद में वो रेडी रखनार थोड़ा बात करेगी और वो देखेंगे। वो बनाने से क्या होता है सर, सभी कार्यालय को अपने अपने आंकड़ों को कुछ संशोधन करके फिर वो हमको इजी होता ना सर वो करने के लिए।
जी, उसको हम लोग डाल सकते हैं अभी हाँ एक अपने रेडी ग्रुप में, रखना। हाँ सर, हाँ जी, अपने ग्रुप में डालेंगे। और हो सका कि हमारी अगली जो एक्सेल की अगर वो हमारी जो हाँ सर, वर्कशॉप होगी हाँ सर, उसमें हम इसी विषय को लेकर के अपनी हाँ डाटा जी, को हम किस तरह से वो करें, हाँ मैनेज जी, करें, हाँ जी, और इसी विषय पर एक्सेल भी हो जाएगा हमारा और हमारा ये डाटा मैनेजमेंट भी हो हाँ, जाएगा। जी, मूलतः एक डाटा निवेदन है मैनेजमेंट एक पक्ष है और मूलतः क्या है, एक्सेल को सीखना है। हाँ एक्सेल बिल्कुल। निवेदन है आने से जी, हो जाएगा। जी, तो आप समूह में तो डालेंगे, तो समूह में जो अपने समूह से जुड़े हैं उन्हीं हाँ लोगों जी, को लाभ मिलेगा, या अन्य समूह से भी जुड़े हैं तो चैट बॉक्स में अगर डाल देंगे तो हमने ठीक चैट है। बॉक्स में, हाँ हाँ चैट बिल्कुल। बॉक्स मत सर। चैट बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम समूह के लिंक को कम से कम 10 दफे पेस्ट कर दिया है। नहीं, लिंक जी, नहीं सर, अभी जो तिवारी सर ने फाइल बनाई है एक्सेल वाली, हाँ जी, और हाँ जी, बाकी जो प्रश्नावली के और वो लोगों ने मांगे भी हैं, वो हाँ चैट सर, बॉक्स रेडी में डाल रखना देंगे हाँ, तो नहीं अच्छा नहीं है। नहीं, उसमें सर अभी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं समस्या को कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंक के हिसाब से है या जैसा भी है, वो हम आगे इसको पूरी अच्छा, तरह से हम सभी संशोधन। हमारे पास पंजीकरण है, हाँ हम जी, इसको एक व्यवस्थित तरीके से सभी के साथ साझा करेंगे। हाँ जी सर, जी हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी, अग्रवाल साहब का तो महासागर है ज्ञान विज्ञान का, जी, MS वर्ड का, एक्सेल के समूहों को हमने अपनी इसमें वार्ता बक्से में चिपकाया है। जी, आप उनसे सीधे भी जुड़ सकते हैं। हमारे तकनीक समूह का एक टेलीग्राम लिंक है, वो भी हमने लिंक जोड़ा है। हाँ अग्रवाल सर, साहब के वर्ड और एक्सेल के लिंक भी हमने इसमें दिए हैं। हाँ आप जी, उनसे सीधे भी जुड़ सकते हैं, हमारे तकनीक समूह से भी जुड़ सकते हैं। हाँ हम सर, धीरे धीरे इन समस्याओं को आगे भी लेंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ हमारे वरिष्ठ साथी श्री श्याम बाबू शर्मा जी को कि हम सभी की ओर से हमारे आज के मुख्य वक्ताओं का आभार। धन्यवाद राजीव सर, मुझे औपचारिक धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो आज के मुख्य अतिथि तो इस समय है नहीं यहाँ पर, मगर वो उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपने काफी बहुमूल्य समय में से कुछ समय दिया और हम लोग का मार्गदर्शन किया। आज के वक्ता जो हमारे आदरणीय OP अग्रवाल जी और KP तिवारी जी, आप दोनों लोगों ने जो संसदीय राज्य समिति की निरीक्षण प्रश्नावली है और कैसे हम लोग का क्या दायित्व है, कैसे आंकड़े लेने हैं, और अग्रवाल जी ने जो बताया है एक्सेल पे, वो तो वाकई काफी ऐसा है कि उससे मेरे ख्याल से जितने राजभाषा के हम लोग हैं वो तो अनभिज्ञ हैं। जिस तरह का उन्होंने व्यवस्थित तरीका बताया है वैसा तो हम नहीं करते हैं। मैं भी एक्सेल पे काम करता हूं, मगर जिस तरह का अग्रवाल सर ने जो तरीका बताया है उस तरीके से तो हम सालों साल का आंकड़े अपने पास रख सकते हैं। और एक बार मेहनत करके हम सारे जो तिमाही हैं, जो हमारी छमाही रिपोर्ट है, नराकाश की जो छमाही रिपोर्ट बनती है, वो हम बड़े आसानी से उसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं KP तिवारी सर जी का और आदरणीय OP अग्रवाल जी, दोनों वरिष्ठ लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना सरल तरीके से हम लोग का मार्गदर्शन किया। आज के जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे प्रोफेसर अशोक मिश्र जी, उनका सानिध्य हम लोग को हर बार मिलता रहा है। मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूं। हमारी जो समूह है उनकी ओर से उनका हार्दिक आभार। हमारे जो आज संचालन किया है डॉक्टर राजीव कुमार रावत जी ने, काफी अच्छा संचालन किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। ग्रुप संचालक हमारे जो डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी हैं, वे हर बार इतने अच्छे अच्छे विषय लेकर जो हम लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद है। हमारे राजेंद्र वर्मा जी जो हमारे साथी इस ग्रुप के संचालक मंडल में वे भी हैं, उनका भी धन्यवाद है। और जो विभिन्न संस्थानों से पधारे हमारे अतिथिगण हैं और सभी सम्मानित जो हमारे सदस्यगण हैं जो आज जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आशा हम लोग क्या है, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का सानिध्य और प्रेम इस समूह से बना रहेगा और आने वाले जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे उसमें आप लोग जुड़ेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रावत जी को एक्सेल पे प्रश्न नहीं आया, बड़ी अजीब बात है।
या तो समझा नहीं पाया या समझ गए लोग। नहीं, एक्सेल पे तो बहुत प्रश्न आए हैं सर। उन्होंने कहा पूरा एक सत्र लेना है आपसे, और पूरे आधे दिन का। उन्होंने कहा कि 1 घंटे का नहीं करना है, पूरे आधे दिन का करना है हम लोग को। मैं अभी यही कह रहा हूँ कि हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा वो एक्सेल पर ही होना है, क्योंकि हम वर्ड कर चुके हैं और कई दूसरी चीजें कर चुके हैं। अब हमारा एक्सेल पर हमारा प्रोग्राम होगा अगला, और उसमें एक्सेल भी हो जाएगा और हमारा ये डाटा मैनेजमेंट, हमारा जो हिंदी अधिकारियों को, हिंदी कर्मचारियों को जो डाटा मैनेजमेंट करना होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आशा है कि हमारा जो अगला कार्यक्रम रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। आज का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारे तिवारी जी ने जो विस्तृत रूप से जो भूमिका रखी और जो पृष्ठभूमि और विवरण दिया वो वास्तव में बहुत अच्छा था। और बाकी अग्रवाल जी ने जो डाटा मैनेजमेंट का बताया है, वास्तव में हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। और अगली बार हमारा प्रोग्राम होगा तो हम लोग उसमें और ज्यादा सभी लोग जी। आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों की सहभागिता रही है जी। क्योंकि डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा जी शायद उन लोगों को लिस्ट में देख नहीं पाए, लेकिन मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैं अपनी सभी परिवार की ओर से उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और अपना महत्वपूर्ण समय दिया, जिनमें कि डॉक्टर मतलब आप सभी बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्माननीय हैं। लेकिन कुछ नामों का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, जैसे कि डॉक्टर JS यादव जी, डॉक्टर राजनयन अवस्थी जी, डॉक्टर ओम कुमार करन जी, गौरी जी और डॉक्टर रावत जी एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इजाजत हो तो? जी सर, जी सर। आपने देखा ही होगा कि संसदीय राजभाषा समिति का आगमन और उनके उनके स्वागत इत्यादि के लिए या जो भी व्यवस्थाएं करनी होती है हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जो सबसे मुश्किल काम है वो है आंकड़े इकट्ठे करना। ये मेरा 1-2 नहीं बल्कि 20 साल का अनुभव रहा है। और जब मैं प्लानिंग कमीशन में था या DCSSI में था तो वहाँ हम लोग, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, रजिस्टर और कॉपी पेंसिल लेके भागते थे एक सेक्शन में और तब आंकड़े इकट्ठे होते थे। लेकिन अगर हम अपने आप को व्यवस्थित रूप में रख लेते हैं, अपने आंकड़ों को एक्सेल शीट में रख लेते हैं, जैसा भी चाहें, लेकिन एक्सेल शीट सबसे उत्तम लगी मुझे। मैं तो लोटस का भी प्रयोग कर चुका हूँ आदरणीय अग्रवाल जी के सानिध्य में रहकर, और ये सबसे उत्तम है कि हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित रखें। हमारा आधा सिर दर्द संसदीय समिति को लेकर दूर हो जाएगा। मोहन जी 2 मिनट के लिए जी। मोहन जी, ये रावत जी का एक वो पिछला वाला बकाया है ना, वो जो अधूरा रह गया था, हाँ उसको भी करना है। सर वो चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी आज के लिए जो समय दिया है 8:20 मतलब समापन, और बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि हरिराम पंसारी जी, राहुल खटे जी, नीरा तिवारी जी और बहुत सारे बड़े लोग जो कि बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं हिंदी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, आपने समय दिया। मैं एक बार श्याम बाबू शर्मा जी का ये एनेक्सर है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगले शनिवार के कार्यक्रम के लिए वीवी राव जी को थोड़ा सा में भी उस सूचना का प्रसारण किया करिए। जिनको भी वो सूचना प्राप्त होती है वे उस सूचना को अन्य समूहों में भेजें। हमारी कोशिश ये है कि हमारे इन कार्यक्रमों का हमारे हिंदी समाज को अधिक से अधिक लाभ मिले। ये तभी हो पाएगा जब आप जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और अगली बार जब आपको पोस्टर और सूचना प्राप्त होती है आप उसे और समूहों में भी आगे भेजें। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये खरीदा हुआ लाइसेंस है गूगल मीट का, इसमें 250 तक हम सीमा हमारी स्वीकार्य है। तो ये कार्यक्रम हमारा ऐसा भरा हुआ रहे कि लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाकर बाध्य हों देखने के लिए। हम 250 इसमें पूरा करना चाहते हैं। इसमें आप सभी का बहुत बहुत सहयोग चाहिए। जी मोहन जी, आप समापन करें। मैं कहता हूँ वीवी राव साहब को जरा थोड़ा। जी वीवी राव साहब प्लीज, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। 2 मिनट सर। सर क्योंकि आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि एक्चुअली आपने जो सही विषय चुना है, जो अभी जो राजभाषा विभागों में जो कार्यरत अधिकारी हैं उनके लिए तो यह बहुत फायदेमंद कार्यक्रम है। और जैसे जो मित्रों ने जो अनुरोध किया है, ये आधा घंटा 1 घंटे में समाप्त होने वाला कार्यक्रम नहीं है।
सचमुच इसके लिए एक 3-4 घंटे का समय तो चाहिए था। और फिर भी हमारे जो तिवारी साहब ने बहुत ही संक्षेप में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो मुख्य बिंदु उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की, और उसके अलावा अग्रवाल साहब के बारे में तो कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। तो जैसे जो अग्रवाल साहब ने कहा था, जो आंकड़ों को इकट्ठा करने के बारे में और अपने पास व्यवस्थित ढंग से रखने के बारे में अगर राजभाषा अधिकारी जानकार बनेंगे, तो जैसे जो तिवारी साहब ने कहा था, जो हर एक डिपार्टमेंट में भागने की जरूरत नहीं होती। और उसी प्रकार जैसे जो हिंट्स दिए गए हैं, और भी बहुत कुछ हिंट्स के बारे में अगले सत्र में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत यूजफुल कार्यक्रम रहा जी, बहुत बहुत। राहुल खट्टे साहब कुछ कहना चाहेंगे 1 मिनट में? जी, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ सर, उपयुक्त हुआ, ज्ञानवर्धक हुआ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जयशंकर जी यादव जी अगर हैं तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। हाँ हैं, दिखाई तो दे रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, बहुत लोग हैं। हाँ, आ गए यादव जी, आ गए। अवस्थी जी हैं जी, 1-2 मिनट में। जी जी यादव सर, आपका आशीर्वचन। आपका माइक ऑफ है यादव साहब। आप सभी को सादर प्रणाम और हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी के लिए यही कहूंगा कि यही भी सुखी हो सब लोगा, करहु कृपानि सोई संयोगा। धन्यवाद। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब हम समाप्त करते हैं। महादेव सर, कोलूर सर ने हाथ रेज करा हुआ बहुत देर से। हाँ सर, वही सर वही बता रहा था, वो रेडी रखना आप भेजेंगे तो अच्छा रहेगा ना मिलेगा रेडी रखना। और आपका सेशन, आपका सत्र भी पेंडिंग है सर, राजीव सर। जी, आप उसे पूरा कीजिए। हाँ, अवस्थी है क्या मंच में? जी सर, नमस्कार। हाँ सर, डॉक्टर अवस्थी जी का हार्दिक स्वागत। 1 मिनट आपको देख लूं पहले तो, आंखें खोल के, आंखें भर के, मन भर के, और 1 मिनट आपका भी संबोधन चाहिएगा। मैं बता दूं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और शायद मंच को जानकारी नहीं होगी कि पूरे देश भर में बहुत कम लोग हैं जो ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी के पीएचडी हैं। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के इनवाइटेड फैकल्टी हैं, और बहुत अच्छा। आपकी जो हस्तलेखन है वो ऐसी है जैसे कि स्वयं भगवान धन्वंतरी ने कुछ लिखा हो, ऐसे मोती से अक्षर हैं। तो 2 शब्द आपके में हम सुनना चाहेंगे। क्या बात। मैं आदरणीय सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जैसा हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, कभी अवसर मिला तो, क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कार्य करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बता दीजिए ना, पूरे देश की ईवीएम मशीनें आप बनाते हैं। जी सर, सबसे बड़ी सर, हम हिंदी में कैसे कोडिंग करते हैं, हम हिंदी में कैसे मूल रूप से आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे, और सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सर युवाओं को कैसे जोड़ें। आज सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि आपके हिंदी तकनीक बल से हमने बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वो जुड़े। नहीं सर, आने वाले समय में हिंदी पढ़ने वाले लोग नहीं मिले, क्योंकि रोजगार की जो संभावना है बहुत ही प्रबल संभावना है। अभी जैसा हमारा कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री 4.0 की ओर जा रहा है, वहाँ पर सर ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी और हिंदी इतनी बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, और मैं उसका सूत्रधार हूँ कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ हमारे पास हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों की कमी होगी। और इसलिए मैं इस हिंदी तकनीक ग्रुप का बहुत ही आभार मानता हूँ। बहुत ही मैंने सीखा, और आदरणीय रावत जी मैं सौभाग्य मानता हूँ, अग्रवाल साहब जैसे विद्वानों को सुनने का अवसर मिला, इतना अच्छा, और मैं हमेशा एक इसका प्रतिभागी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब हम विदा लेते हैं सभी से, या कोई और इनवाइट करना चाहेंगे किसी को? आपका माइक बंद है राव जी। हरिराम परसारी जी, हमने 8-15 की छूट ली है, तो 8-15 की छूट लेते हो, और उसको जब छूट ले ही लिए तो 8-30 सही। तो अगर कोई हाँ, हमारे 24 मिनट है हमारे पास। मीरा तिवारी जी हैं, यदि वो 2 शब्द कहना चाहें। जी
दो महिला सदस्यों को मौका मिलेगा, नीरा तिवारी मैडम को और निम्मी एस कुमार जी को। जी हाँ बोल। हाँ, आप सभी आदरणीय जन को मेरा सादर प्रणाम। और आज का जो ये सत्र है, जो भी हमने सीखा, उससे मुझे मेरे ज्ञान में बहुत अधिक वर्धन हुआ। और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी। और कोरोना के समय में मिलने का तो कोई आसार नहीं है, परंतु फिर भी ये इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम जुड़ रहे हैं, उस माध्यम से काफी जानकारियां मिल रही हैं। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि राजभाषा हिंदी को हमारे प्रयासों से, हम सब जनों के प्रयासों से उसका जो स्थान है वो प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मत करिए नीरा मैडम, जैसे कोरोना खत्म होगा यहाँ पर सारे लोग हरिद्वार इसी के खाने को बैठे हुए हैं। जी 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 जी, धन्यवाद सर। मैं आपका स्वागत है सर, सभी जनों का स्वागत करती हूँ। जी निम्मी एस कुमार जी अगर हैं तो। हाँ सर, हेलो। जी सर, एक्चुअली मैं एक फिशरीज इंस्टीट्यूट में काम करती हूँ एज हिंदी ट्रांसलेटर। मैं केरला से हूँ। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम जैसे हिंदी ट्रांसलेटर या फिर बिगनर्स के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमें बहुत सारे डाउट्स होता है, इंक्लूडिंग ये आंकड़े भरने का। और हमारा भी अभी ये संसदीय राजभाषा समिति का होने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल वो कैंसिल, पोस्टपोन हो गए। एंड हम भी अभी एक्चुअली वेट कर रहे हैं उनके आने के लिए। सो हम जैसे लोगों के लिए आपका जो ये वर्कशॉप था, इट वाज वेरी मच इंफॉर्मेटिव। एंड सर, डेफिनेटली हम आगे भी ऐसा सेशंस, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत निम्मी जी। और आशा है कि आज और लोगों को भी बहुत सूचनाएं मिली होंगी और इसके बारे में जानकारी मिली होगी, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इसी दिशा में और आगे चलते रहें। तो बस समाप्त करें। क्या सर? कौन जी टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हैं अपना तकनीक ग्रुप का लोग बाग? जी वो कर रखा है, उसमें बहुत बार कर दिया है जी, और चैट बॉक्स में डाला हुआ सर। हाँ, चैट बॉक्स में डाल रखा है। हाँ, कई बार दिया हुआ है। चलिए तो एक बार अब समापन किया जाए। अभी सबसे आखिर में हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी डॉक्टर वागीश दत्त गौतम जी जुड़े हैं। अच्छा, तो अरे वाह सर, आपका हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है कि आपने कम से कम कुर्सियां उठने के समय में कम से कम बारात में आप पहुंचे। गौतम साहब। हाँ गौतम सर, हाँ उनको ठीक है। तो अभी हम लोग समापन करें, और किसी को कुछ कहना है तो 1 मिनट और है हमारे पास। जी 1-2 मिनट में और कोई? ललित भूषण जी कुछ कहेंगे? सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने मंच की जो शुरुआत की है, इसके माध्यम से हर शनिवार या रविवार को जो आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके माध्यम से पूरे देश को आपने तो जोड़ा है, और जो नई जो जानकारियाँ हैं वो हमें मिल रही हैं। तो जो पूरा जो ये मंच का जो संचालन टीम है, मैं उनको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और जहाँ आवश्यकता हो मैं अपना सहयोग देने के लिए भी तत्पर रहूँगा। ऐसा बहुत धन्यवाद ललित जी। और अंतिम समापन गौतम जी 1 मिनट के लिए हरिराम प्रसारी जी को 1 मिनट देते हुए आज की इस बैठक को धन्यवाद महोदय। सभी को मेरा प्रणाम जी। अभी जनवरी में जब संसदीय समिति का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का निरीक्षण हुआ था, तो दूसरी समिति के जो उपाध्यक्ष हैं भर्तृहरि महताब, उनको मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि सबसे पहले तो संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली में कई तरह के सुधार होने चाहिए, और दूसरी ये जो प्रश्नावली जिस ढंग से डाउनलोड करने पर मिलती है, अंग्रेजी में कोई और फॉन्ट है, हिंदी में कोई और फॉन्ट है, अंग्रेजी की टेबलिंग कुछ हो रहा है, हिंदी की टेबलिंग कुछ हो रहा है, इसमें भी एक रूपता होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार किया था। हो सकता है कि जब आगामी कुछ दिनों में नई प्रश्नावली आ जाएगी पूरे की पूरी आपकी एकदम टेबुलर फॉर्मेट में, तो आपको भरने में सुविधा होगी। और कई सुधार की भी मैंने गुजारिश की है, आशा है कि सुधार भी कुछ लागू होंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पास। गौतम जी, हाँ, बड़ा खेद है एक्चुअली एक पैरेलली कवि सम्मेलन चल रहा था मार्केटिंग डिवीजन मुंबई से, और तो मैं एक्चुअली बहुत पीछे अभी आके जुड़ पाया, अदरवाइज मैं बहुत पहले से जुड़ना चाहता था। ये मैं बड़ा प्रिय सब्जेक्ट है मेरा, पार्लियामेंट्री टीम वाला जो है संसदीय समिति निरीक्षण वाला। अभी भी 12 तारीख को भी निरीक्षण चंडीगढ़ का होने वाला है, इंडियन ऑयल का, और बहुत से कार्यालय उसमें हैं। तो अभी संसदीय समिति पूरा फॉर्म में आने वाली है, और जो है पूरा ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो मैंने मिस किया एक्चुअल में, मेरा भी ज्ञानवर्धन होता। और जो सुझाव दिए थे ये फॉन्ट इत्यादि के लास्ट मूवमेंट में सुन पाया, ये बहुत व्यावहारिक सुझाव है कि एरियल यूनिकोड एमएस में या कोई फॉन्ट की एक रूपता हो, थोड़ा सा वेरिएशन नहीं हो, और जो है लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं बहुत मिस किया एक्चुअल में। निश्चित रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी सर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हाँ, जरूर आप उससे फायदा होगा। इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और यूट्यूब चैनल पर ले लूंगा। हाँ, ले लूंगा। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और जब भी आपको ये संदेश प्राप्त होता है उसको आगे अपने और साथियों को, परिचितों को भेजिए, इसी आशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार। बहुत बहुत रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। धन्यवाद। मोहन जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।